भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी का लंबी बीमारी के बाद 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। येचुरी को फेफड़े में संक्रमण, लंग इन्फेक्शन था। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वह पिछले कई दिनों से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। आईसीयू में भर्ती थे येचुरी। माकपा ने मंगलवार को एक बयान में बताया था कि 72 वर्षीय येचुरी को यहां एम्स में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। इसमें बताया गया था कि उनका श्रवण नली संक्रमण का उपचार किया जा रहा है। येचुरी को निमोनिया की तरह के सीने में संक्रमण के उपचार के लिए 19 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। माकपा नेता का हाल ही में मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी हुआ था। राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने जताया शोक। सीताराम येचुरी के निधन पर बीजेपी, कांग्रेस समेत कई पार्टियों के नेताओं ने शोक जताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने येचुरी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सीताराम येचुरी के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ, जो कुछ साल पहले संसद में मेरे सहयोगी थे। उनके परिवार और समर्थकों की प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। 2015 में बने थे सीपीएम के महासचिव। येचुरी 2015 में प्रकाश करात के बाद सीपीएम के महासचिव बने थे। उन्होंने पार्टी के दिवंगत नेता हरिकृष्ण सिंह सुरजीत के साथ रहकर राजनीति सीखी थी। येचुरी ने अपने कौशल को तब और निखारा जब वाम दलों ने पहली यूपीए सरकार का समर्थन किया और अक्सर नीति निर्माण में कांग्रेस के नेतृत्व वाले शासन पर दबाव डाला। येचुरी 1974 में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में शामिल हुए और अगले ही साल पार्टी के सदस्य बन गए। ईद-ए-मिलाद के मौके पर डीजे और लेजर लाइट पर बैन लगा दिया गया है। पुणे पुलिस उपायुक्त डीसीपी ने त्योहार से पहले ही इसे लेकर संबंधित लोगों को चेतावनी दी है। पुलिस ने साफ किया है कि डीजे और लेजर लाइट के साथ जुलूस निकालने वाले मुस्लिम संगठनों और जन समुदाय के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे। इसके साथ ही डीजे सामग्री और लेजर लाइट जब्त कर ली जाएगी। पुणे पुलिस उपायुक्त समर्थना पाटिल ने कहा कि त्योहार के इस मौके पर डीजे और लेजर लाइट का इस्तेमाल जुलूस में ना किया जाए। 19 सितंबर को ईद-ए-मिलाद के त्योहार को लेकर पुणे पुलिस ने अल्प बचत भवन में मुस्लिम धर्म गुरु और उनसे जुड़े विविध मुस्लिम संगठनों के जिम्मेदारों की एक मीटिंग रखी थी। इस मौके पर उपस्थितों को सूचित करते हुए परिमंडल 2 की पुलिस उपायुक्त डीसीपी समर्थना पाटिल ने कहा कि डीजे बजाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मामला दर्ज किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में अति वर्षा और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्थितियां सामान्य हो जाने तक अधिकारियों कर्मचारियों को छुट्टी पर नहीं जाने के निर्देश दिए हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा कि वर्षा का चक्र बदलने के कारण सितंबर माह में जितनी वर्षा होनी चाहिए उससे अधिक हो रही है। अति वर्षा के बावजूद भी जनजीवन सामान्य रहे, इसलिए समय रहते आवश्यक सावधानियां बरतते हुए बचाव के कार्य किए जाने चाहिए। निचली बस्तियों में रहने वालों को सतर्क करें। सीएम मोहन यादव ने निर्देश दिया है कि निचली बस्तियों में रहने वालों को समय रहते सतर्क किया जाए और आवश्यकता अनुसार उन्हें राहत कैंपों में शिफ्ट किया जाए। जिन रपटों और पुलों पर पानी है वहां तत्काल आवश्यक सावधानी व सतर्कता बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिवर्षा के प्रभाव से हुई जनहानि और पशु हानि की स्थिति में राहत उपलब्ध कराई जाएगी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। सिवनी मालवा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम रूपादेह निवासी एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। 5 साल के मासूम को लेकर पिता ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी, तो वहीं पत्नी ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। इधर घटना की जानकारी लगते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। रेलवे ट्रैक पर मिला युवक और बच्चे का शव। गुरुवार सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि रेलवे ट्रैक पर एक युवक और बच्चे का शव पड़ा हुआ है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर देखा तो 30 वर्षीय संदीप लोवंशी
और उसके बेटे 5 वर्षीय पुत्र तक्षित लौवंशी का शव पड़ा हुआ था। संदीप की बाइक रेलवे ट्रैक के पास ही बानापुरा में खड़ी थी। पुलिस दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिवनी मालवा सामुदायिक केंद्र लेकर आई। वहां पिता पुत्र के शवों का पोस्टमार्टम चल रहा था। तभी सूचना आई कि उपनगरी बानापुरा के नीचा बाजार में घर पर युवक की पत्नी पूजा लौवंशी ने भी फांसी लगा ली है। इंडियन रेलवे अपनी आधुनिकता की ओर तेजी से अग्रसर है। ऐसे में एक के बाद एक नई वंदे भारत देश के कई हिस्सों में चलाई जा रही हैं। इसी सिलसिले में 15 सितंबर को अलग अलग राज्यों को 10 वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है। पीएम मोदी झारखंड के जमशेदपुर से इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ऐसा पहली बार है जब एक साथ 10 वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। इससे पहले पीएम ने मुंबई गोवा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दी थी। इन राज्यों को मिलेगी नई वंदे भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को झारखंड के जमशेदपुर पहुंचेंगे, जहां से हरी झंडी दिखाई जाएगी। ये सभी वंदे भारत ट्रेन देश भर के अलग अलग रेलवे स्टेशन से चलेंगी। जानकारी के मुताबिक झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में ये सौगात मिलने जा रही है। ये 10 वंदे भारत ट्रेन 15 सितंबर से चलाई जाएंगी। इनमें से सबसे ज़्यादा ट्रेनें बिहार से होकर गुजरेंगी। बता दें कि अभी तक के देश के अलग अलग रूटों पर कुल 54 जोड़ी वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं, जो 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 280 से अधिक जिलों से गुजरती हैं। बिहार के कैमूर जिले से शिक्षकों की पिटाई का वीडियो सामने आया है। घटना भगवानपुर प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक स्कूल सरैया की है। स्कूल के 4 से 5 शिक्षकों के साथ लगभग आधा दर्जन लोगों ने स्कूल परिसर में घुसकर मारपीट की, यहां तक कि कुर्सी उठा ली और शिक्षकों को जमकर पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शिक्षकों का कसूर इतना था कि स्कूल के बच्चों को पढ़ने के लिए डांट फटकार करते थे। इससे नाराज लोगों ने टीचर्स के साथ मारपीट की। घटना के बाद तुरंत इसकी जानकारी भगवानपुर पुलिस को दी गई। सूचना पर भगवानपुर पुलिस स्कूल पहुंची। मारपीट मामले में थाने में 5 नामजद और आधा दर्जन अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी भी स्कूल पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटे हैं। ये भगवानपुर प्रखंड में है, सरैया हाई स्कूल। एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, क्या हुआ था और कब की है मामला? 10 तारीख का घटना है जी। कुछ बाहर के लोग, बाहरी तत्व कौन थे किसी को नहीं पता। स्कूल 2 पाली में चलने की वजह से शिक्षक कम थे, तो किसी को पता नहीं था कौन लोग हैं, कौन है, कहाँ से। मतलब हमें तो समय ही नहीं मिला कि हम उनसे कोई बात भी करें। कितने की संख्या में लोग आए थे सर? 6-7। क्या हुआ था उस समय? आए वो कौन मास्टर है पिटता है, कौन मास्टर है डांटता है, कौन मास्टर है गाली देता है। मतलब बच्चों, यही कहना था उनका। बच्चों को जो डांट पीट होती थी उसको लेकर के, और उसके बाद क्या किया वो लोग? सीधा हाथ उठाना, कुर्सी तोड़ना। कितने टीचर को इसमें चोट आई है? कुछ क्लास ले रहे थे, कुछ वहाँ 2 टीचर बैठे थे। ये घटना देखते हुए क्लास से बाहर आ गए ऑफिस में। अब वहाँ पे सबके साथ मारपीट हुई। लगभग 4-5 टीचर के साथ मारपीट हुई। ज़्यादा चोट आया है? चोट सिर्फ हमको मतलब ऐसे अंदरूनी आया है किसी को, बट वो लोग कितने की संख्या में? वो लोग 5-6-7 विद्यालय के बच्चे थे या फिर सभी लोग बाहरी? सब बाहरी थे। सब बाहरी हमें हमारी जानकारी में ये मारपीट हुआ वो कहाँ, विद्यालय के अंदर हुआ? अंदर ये कार्यालय के। अब आप लोग क्या चाहते हैं? जिस तरह से शिक्षकों पे हमले हो गए हैं तो कार्रवाई हो और जो विद्यालय में असामाजिक तत्वों का पैठ बढ़ रहा है उस पर लगाम लगाया जाए। इसको लेकर जिले से टीम भी आई है? हाँ, टीम आई है। ये डीपीओ सर हैं, जांच कर रहे हैं जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अभिषेक आनंद है, इंग्लिश के शिक्षक हैं, इंटरमीडिएट इंग्लिश।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में शुक्रवार को जमानत दे दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां के बेंच ने केजरीवाल को 10 लाख रुपए के मुचलके और 2 जमानत राशियों पर बेल दी। केजरीवाल की जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये जमानत आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बात है। उन्होंने कहा कि आज एससी ने बीजेपी को बड़ा संदेश दिया है कि अपनी तानाशाही तुम्हें बंद करनी होगी। सिसोदिया ने कहा कि कोर्ट का फैसला बीजेपी के मुंह पर एक तमाचा है। भगवान राम केजरीवाल जी के साथ हैं। सिसोदिया ने बीजेपी पर बरसते हुए आगे कहा, ये संदेश साफ है, तानाशाही के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हर आम आदमी पार्टी के लिए है। कोर्ट के फैसले से साफ है, बीजेपी सीबीआई का इस्तेमाल तोता मैना के लिए कर रही थी। बीजेपी की ये मंशा थी कि केजरीवाल अंदर जेल में रहे। सीबीआई ने उन्हें तब अरेस्ट किया जब वह ईडी के केस में बाहर आने वाले थे। बीजेपी को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये आज बात एक्सपोज हो गई है कि एजेंसी का दुरुपयोग किया गया। सिसोदिया ने कहा कि भगवान राम केजरीवाल जी के साथ हैं, हनुमान का कवच केजरीवाल जी के साथ है। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि जेल के पीछे रखकर आप हौसले को तोड़ नहीं सकते। हरियाणा और दिल्ली के चुनाव में हम इन्हें बुरी तरीके से हराएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, सीबीआई बीजेपी का तोता है। हरियाणा चुनाव में पार्टी को मिलेगी मजबूती। बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को जमानत मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया और इसे सच्चाई की जीत करार दिया। माना जा रहा है कि हरियाणा में चुनाव की तैयारी कर रही आम आदमी पार्टी के लिए तिहाड़ जेल से केजरीवाल की रिहाई पार्टी को मजबूत करने में मददगार साबित होगी। आबकारी नीति से संबंधित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाने से अब उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। केजरीवाल को आबकारी नीति से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह अपना फैसला सुनाया। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद अब भाजपा की प्रतिक्रिया आई है। इसे लेकर भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि 2 केस चल रहे हैं। सीबीआई केस में आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, वहीं दूसरा केस ईडी का है। ईडी वाले मामले में कंडीशन बी में लिखा गया है कि ये वो कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री दफ्तर में नहीं जाते हैं। ये कैसा मुख्यमंत्री है जो खुद मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जाता? किस निम्न स्तर पर भारतीय राजनीति में ले आया है? मुख्यमंत्री का जो चरित्र होता है उसे दागदार माना जाए तो कोई बात नहीं। अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर भाजपा का रिएक्शन। उन्होंने कहा कि शराब नीति की जो काली कमाई है उसे अपने इस्तेमाल में लगाया जाए और कैसे और भ्रष्टाचार किया जाए। एक कंडीशन है कि अगर कोई संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री है और उस पर इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति बैठा है उसमें इतनी नैतिकता, इतनी धर्म इतनी धर्म बची होगी कि वह संविधान की दृष्टि से दिल्ली की जनता के हित के लिए इस्तीफा देगा। लेकिन जैसे कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल से नैतिकता की उम्मीद नहीं की जा सकती है, इस आदेश के आने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। भाजपा बोली ये भ्रष्टाचारी है, पापी है। उन्होंने कहा कि वह 6 महीने तक जेल में रहे फिर भी इस्तीफा नहीं दिया। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। गौरव भाटिया ने आगे कहा कि हम पुनः मांग करते हैं कि कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दें। जब शराब घोटाले का किंग पिन निकाला है और उसे बेल मिली है तो क्वीन पिन क्या कहेगी? यही कहेगी एक और भ्रष्टाचारी पूर्व मुख्यमंत्री बेल पर बाहर है।
मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, ये सब भ्रष्टाचारी है और पापी हैं, जिन्होंने जनता को लूट रखा है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि जांच एजेंसियां जनता एक एक रुपए इनसे वसूल करे। मुंबई से सटे थाने के अंबरनाथ इलाके में गैस रिसाव की घटना हुई है। जानकारी के मुताबिक ये गैस लीक की घटना IMDC के मोरी वाले इलाके में सामने आई है। फायर ब्रिगेड से मिली जानकारी के मुताबिक उनकी कुछ टीमें घटनास्थल पर भेजी गई हैं। बता दें कि जिस इलाके से गैस लीक की खबर सामने आई है, वहां पर कई सारी केमिकल फैक्ट्रियां हैं। घटना के बाद की जो वीडियो सामने आई है, उसमें गैस लीक का असर शहर की सड़कों पर और रेलवे स्टेशन के आसपास देखा जा सकता है। सांस लेने में कठिनाई की शिकायत। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है कि ठाणे जिले में अंबरनाथ इलाके में गैस रिसाव के बाद इलाके में धुंध छा गई। इस औद्योगिक क्षेत्र के आसपास के लोगों ने आंखों में जलन और सांस लेने में कठिनाई की शिकायत की है। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है और किसी के बीमार होने या अस्पताल में भर्ती होने की कोई खबर नहीं है। क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि गुरुवार को रात करीब 11 बजे मुंबई के बाहरी इलाके अंबरनाथ के मोरीवाला महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम क्षेत्र में धुंध जैसी स्थिति पैदा हो जाने से अफरा तफरी मच गई थी। आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत मिलने के बाद स्थानीय फायर ब्रिगेड कर्मियों ने धुएं के स्रोत का पता लगाया तो पाया कि यह एक केमिकल फैक्ट्री से उठी है। घर के अंदर रहने की सलाह। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने लोगों को एहतियात के तौर पर घर के अंदर रहने की सलाह दी। अधिकारियों ने बताया कि कारखाने में फास्फोरस युक्त रसायन के कारण घना सफ़ेद धुआं निकला जो पूरे क्षेत्र में फैल गया। अधिकारी ने बताया है कि कारखाने में विनिर्माण गतिविधियां अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। मध्य प्रदेश के दतिया शहर में भारी बारिश के कारण बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक घर से सटे 400 साल पुराने किले की दीवार गिर गई। वहीं दीवार के मलबे के नीचे 9 लोग दब गए। इनमें से 7 लोगों की मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 4 बजे खालकापुरा इलाके में हुई। वहीं दीवार के गिरने से उससे सटे घर में रहने वाले 9 लोग मलबे में दब गए। दतिया के जिलाधिकारी संदीप माकिन ने बताया कि 2 लोगों को बचा लिया गया है और 7 लोगों की मौत हो गई है। 400 साल पुराना है किला। स्थानीय निवासी ने बताया कि माना जाता है कि राजगढ़ नामक किला 400 साल पुराना है और कभी इसमें एक संग्रहालय हुआ करता था, जिसके बाद कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल की टीम को बचाव अभियान के तहत 6 घंटे से अधिक समय तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि घायल हुए 2 लोगों का स्थानीय अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। जिलाधिकारी माकिन के अनुसार मृतकों में से 5 एक ही परिवार के हैं, जबकि अन्य 2 दूसरे परिवार के हैं। सीएम ने जताया दुख। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर इस घटना को लेकर दुख प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीड़ितों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि SDRF की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई, लेकिन जिस जगह घर है वहां गली संकरी होने के कारण काफ़ी प्रयासों के बावजूद लोगों की जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्य के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी घटनास्थल का दौरा किया और घटना पर दुख जताया। वह पीड़ितों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। माकन से बात की है। 4 बजे के लगभग यहाँ जो कि किले की दीवार कहलाती है, काफी बड़े बड़े खंडे हैं 3 फुट बाई 3 फुट वाले। वो दीवार बरसात जो अपनी 36 घंटे से लगभग हो रही थी, उसके कारण ढह गई और उसके नीचे एक वंशकार परिवार था जिसके 9 सदस्य थे, वो उसके नीचे दब गए और दबने के तत्काल
यहाँ के ही लोगों ने पहले 2 लोगों को तुरंत उनको बाहर की तरफ से निकाला और फिर हम लोग ने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, वो सुरक्षित है। बाकी 7 लोगों को, क्योंकि वहाँ पे रास्ता ही नहीं है, 3 फुट का रास्ता है, तो ना जेसीबी पहुंच सकती है ना पोकलेन, ये सब खड़ी है, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो एसडीआरएफ को तुरंत कॉल किया गया, एसपी साहब और मैं तुरंत आ गए थे, एसडीएम भी आ गए, सभी अधिकारी पहुंच गए थे और उसके बाद एसडीआरएफ की मदद से 3 शवों को निकाला जा सका। फिर सुबह थोड़ी हो गई थी तो फिर उसका पोकलेन का उपयोग करके घर की दीवार तोड़ी, थोड़ा रिस्क लेते हुए कि और कहीं उससे नुकसान ना हो जाए। और फिर अब जाके 12:40 हो रहा है, 12:35-40, इस समय जाके 7 शवों को निकाला गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर विशेष चिंता व्यक्त की। भदोही में सपा विधायक जाहिद बेग के आवास पर हाल ही में एक 17 साल की लड़की का एक कमरे में पंखे से लटका हुआ शव मिला है। नाजिया नाम की युवती पिछले कई वर्षों से विधायक के घर पर रहकर घरेलू कार्य करती थी। घटना भदोही कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मालिकाना की है। अब विधायक जाहिद बेग के आवास से श्रम प्रवर्तन विभाग और पुलिस की टीम ने बाल श्रम के आरोप में एक किशोरी को बरामद किया है। आपको बता दें कि सपा विधायक जाहिद बेग भदोही विधानसभा सीट से विधायक हैं। जांच के लिए टीम गठित। पुलिस ने मृतका के परिजनों की मौजूदगी में शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की थी। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है और घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए टीम गठित की है। घर से किशोरी बरामद। भदोही विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। शव मिलने के दूसरे दिन मंगलवार को देर शाम प्रशासन की टीम ने एक नाबालिग किशोरी को बरामद किया है। लंबे समय से विधायक के आवास पर घरेलू कार्य करती थी। प्रशासन की टीम के द्वारा किशोरी का मेडिकल और मामले में अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। शिमला में प्रदर्शन के बाद अब मंडी में भी हिंदू संगठन प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतर गए हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस मामले पर प्रशासन ने आदेश दिया है कि अदालत का निर्णय आने तक मस्जिद सील रहेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऑल पार्टी मीटिंग भी की है। सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी लोगों से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि शिमला विवाद का भी कानूनी हल निकाला जाएगा। इससे पर्यटन भी काफी प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि कहीं भी अवैध निर्माण होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कमेटी बनाने की भी बात कही है। क्या है मंडी का विवाद? बता दें कि मंडी के जेल रोड पर बनी मस्जिद की एक दीवार को पीडब्ल्यूडी और मस्जिद के लोगों ने गिरा दिया। मस्जिद की दीवार और कमरे पर हथौड़ा चला और विवादित मस्जिद के अवैध हिस्से को पुलिस की मौजूदगी में तोड़ा गया। आरोप है कि मस्जिद की दीवार पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पर बनाई गई थी और इलाके के लोग इसका विरोध कर रहे थे। इस मस्जिद का मामला मंडी नगर आयुक्त के कोर्ट में चल रहा है। हालांकि नगर निगम कोर्ट के फैसले से पहले ही मस्जिद में दीवार का तोड़ा जाना बताता है कि कहीं न कहीं मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ था। शिमला में क्या हुआ? इससे पहले हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद को लेकर भी काफी बवाल हुआ। इस बीच स्थानीय मुस्लिम कल्याण समिति ने नगर निगम आयुक्त से अनधिकृत हिस्से को सील करने का आग्रह किया। सिर्फ इतना ही नहीं, मुस्लिम कल्याण समिति ने अदालत के आदेश के अनुसार मस्जिद के अवैध हिस्से को ध्वस्त करने की भी पेशकश की। समिति में मस्जिद के इमाम और वक्फ बोर्ड तथा मस्जिद प्रबंधन समिति के सदस्य शामिल हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। बता दें कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास अचानक 10 फीट सड़क धंस गई। इस हादसे के बाद रास्ते को डाइवर्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क के नीचे से पानी का रिसाव हो रहा था, जिस वजह से सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। गनीमत रही कि सड़क धंसने के समय उस रास्ते से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। फिलहाल वाहनों को दूसरे रास्तों से निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
पैच दूसरे रास्ते से भेजी जा रही गाड़ियां। दरअसल शहर में पिछले काफी समय से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव की स्थिति भी देखी जा रही है। इस बीच लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास एक सड़क के नीचे से पानी का रिसाव हो रहा था। लगातार पानी का रिसाव होने की वजह से सड़क धंस गई। सड़क पर करीब 10 फीट गहरा गड्ढा बन गया। ये हादसा लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास हुआ है। वहीं सड़क धंसने के बाद लोक निर्माण विभाग ने इलाके में बैरिकेडिंग करा दी है। साथ ही सड़क धंसने की वजह से ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है। वहीं वाहनों को दूसरी तरफ से निकालने की व्यवस्था की गई है। सड़क धंसने का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गड्ढे के अंदर से पानी का रिसाव होते हुए देखा जा सकता है। वहीं मौजूद लोगों का कहना है कि लगातार पानी का रिसाव होने की वजह से ही सड़क धंस गई और इतना बड़ा गड्ढा हो गया। बता दें कि गड्ढा होने के बाद मौके पर काफी सारे लोग भी मौजूद हो गए। गड्ढा इतना बड़ा था कि कोई कार भी आसानी से उसमें समा सकती है। हरियाणा में करनाल की इंद्री विधानसभा में बीजेपी के टिकट वितरण से नाराज पूर्व राज्य मंत्री एवं पूर्व विधायक कर्णदेव कंबोज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वह पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हुए। ऐसे में जाट नॉट जात की राजनीति करने वाली बीजेपी के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। क्यों कर्णदेव हरियाणा में ओबीसी वर्ग के बड़े नेता हैं और कंबोज समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं। उन्होंने बीजेपी पर ओबीसी वर्ग की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। बता दें कि कर्णदेव कंबोज लंबे समय से इंद्री विधानसभा सीट से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनकी डिमांड को नजरअंदाज करते हुए सिटिंग विधायक राम कुमार कश्यप को ही वापस टिकट दे दिया। इसके बाद कंबोज ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सीएम सैनी से हाथ मिलाने से इनकार। टिकट कटने से नाराज हरियाणा प्रदेश बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज को मनाने के लिए पिछले हफ्ते हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी उनके घर पहुंचे थे। जब सीएम सैनी ने कंबोज से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो कर्णदेव कंबोज ने उनसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था और साइड में जाकर बैठ गए थे। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कर्णदेव कंबोज हाथ जोड़े सीएम सैनी के सामने से निकलने लगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने हाथ मिलाने के लिए उन्होंने रोकने की कोशिश की। इसके बावजूद वह नहीं रुके और सीएम सैनी का हाथ झटकते हुए आगे बढ़ गए। कर्णदेव ने बताई थी नाराजगी की वजह। कर्णदेव कंबोज ने इस्तीफे में अपनी नाराजगी की वजह बताई थी। उन्होंने लिखा था कि वह बीजेपी ओबीसी मोर्चा और सभी अन्य पदों से अपना त्यागपत्र दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अब वह पार्टी नहीं रही दो पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने बनाई थी। अब पार्टी में नुकसान करने वाले गद्दारों को तवज्जो दी जाती है। भारतीय क्रिकेट टीम के आगामी होम सीजन की शुरुआत 19 सितंबर से बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के साथ होगी। इसके बाद टीम इंडिया को घर पर ही अक्टूबर महीने में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 के फाइनल में पहुंचने के नजरिए से टीम इंडिया के लिए ये दोनों ही टेस्ट सीरीज काफी अहम है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम के अधिकतर सभी खिलाड़ी चेन्नई पहुंच गए हैं, जो बांग्लादेश के खिलाफ घोषित हुए पहले टेस्ट मैच की टीम के सदस्य हैं। टीम इंडिया ने 13 सितंबर से चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में इस टेस्ट सीरीज को लेकर अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मोर्नी मोरकल ने संभाली गेंदबाजी कोच की जिम्मेदारी। टीम इंडिया ने घर पर अपनी आखिरी टेस्ट सीरीज इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की खेली थी, जिसका आखिरी मुकाबला मार्च महीने में खेला गया था। उस समय भारतीय टीम का कोचिंग स्टाफ अलग था, जिनका कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप 2024 के साथ समाप्त हो गया। अब टीम इंडिया नए कोचिंग स्टाफ के अंडर में टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। इसमें गेंदबाजी कोच की जिम्मेदारी साउथ अफ्रीका टीम के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज मोर्नी मोरकल संभाल रहे हैं, जिनके नाम का ऐलान बीसीसीआई की तरफ से भारतीय टीम के श्रीलंका दौरे के खत्म होने के बाद किया गया था। चेन्नई में शुरू हुए टीम इंडिया के ट्रेनिंग कैंप की कुछ तस्वीरें बीसीसीआई की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई हैं,
जिसमें मोरकल भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं उनके अलावा असिस्टेंट कोच की भूमिका में अभिषेक नायर संभाल रहे हैं। कोहली के प्रदर्शन पर रहने वाली है सभी की नज़रें। बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में सभी की नज़रें विराट कोहली के प्रदर्शन पर सबसे ज़्यादा रहने वाली हैं।